जय हिंद। देखिए, हमने इसके पहले गुप्त वंश की उत्पत्ति के प्रथम भाग का अध्ययन किया है। उसमें हमने शूद्र उत्पत्ति और वैश्य उत्पत्ति दो का हमने विशद अध्ययन किया। शूद्र उत्पत्ति में हमने देखा काशी प्रसाद जायसवाल ने बहुत ही जोर देकर उन्होंने बताया कि जो गुप्त हैं वो क्या हैं, वह शूद्र हैं। उसी प्रकार वैश्यों के विषय में जो सबसे ज्यादा जोर देकर, वैसे तो एलन, एंगर, अल्टेकर, राम शरण शर्मा आदि विद्वानों ने बताया, लेकिन सबसे जो ज्यादा जोर देकर बताया अल्टेकर महोदय ने एक महाभारत, एक विष्णु पुराण के उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया कि किस प्रकार उस समय जो है अपने नाम के आगे गुप्त शब्द वैश्य जोड़ते थे। ठीक, उसको आप जानने के लिए पुराना वीडियो देखिए, बताएंगे तो फिर उसी में समय व्यतीत हो जाएगा। तो आप पुराना वीडियो अवश्य देख लीजिए, आपसे विशेष अनुरोध है, क्योंकि जब तक आप दोनों पार्ट में ही देखेंगे तब तक आपको गुप्त वंश की उत्पत्ति समझ नहीं आएगा। और ध्यान दीजिए कि जब तक, देखिए हम क्या करते हैं, गुप्त वंश पढ़ लेंगे, मौर्य वंश पढ़ लेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें क्या है हम छोड़ देते हैं। तो हमको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का क्या है अध्ययन करना है। तो उत्पत्ति से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूछा जाता है कभी कि गुप्तों की चंद्रवंशी, किसने कहा है कि गुप्त चंद्रवंशी थे। इसके विषय में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का विकल्प में नाम आता है, कई बार पूछा गया। तो इस प्रकार से अगर हम जानते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हल कर देंगे। तो आज जो हमारा अध्ययन का विषय होगा क्षत्रिय होने के मत और ब्राह्मण। गुप्तों के क्षत्रिय उत्पत्ति के सिद्धांत। ये तीसरा सिद्धांत। ठीक, अब देखिए, गुप्तों को क्षत्रिय मानने वाले में सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मुजुमदार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन कौन है? सुधाकर चट्टोपाध्याय, सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मुजुमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, बहुत बड़ा नाम है इनका। देखिए, इन विद्वानों ने क्या माना, इनको कहा कि यह क्षत्रिय थे। गुप्तों को इन्होंने क्या कहा कि यह क्षत्रिय थे, और इन्होंने कुछ उदाहरण भी, जैसे पंचोभ, एक स्थान है बिहार में पंचोभ बिहार का एक दरभंगा जिला है। कौन सा जिला है? दरभंगा जिला। अब जो पंचोभ बिहार का दरभंगा जिला है, एक हमको लेख मिला है, एक लेख मिला है जिसके अनुसार क्या है, गुप्त वंश के विषय में एक गुप्त वंश का लेख मिला है, और इसके शासक अपने आप को क्या है, गुप्त वंशी कहते हैं। और वो कहते हैं कि हम अपने आप को, वे अपने आप को अर्जुन पांडव का वंशज बताते हैं, और स्वयं को शैव मतानुयायी कहते हैं, और स्वयं को शैव मतानुयायी। हमको क्या जानकारी मिली? जो पंचोभ बिहार दरभंगा से एक लेख मिला, उसके अनुसार क्या है, यह अपने आप को अर्जुन, जो कि पांडव है, महाभारत में आपने देखा पांडव और कौरव थे। ठीक,
उनका वंशज बताते हैं और स्वयं को शैव मत यानी कि शिव को मानने वाले, भगवान शिव के मानने वाले स्वयं को बताते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा उदाहरण देते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है, एक जावा स्थान है जो कि इस समय भारत से बाहर है। जावा का बहुत, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जावा का बार बार आपको लेख में, जावा से प्राप्त, दूसरा है जावा से प्राप्त तांत्रिक कामांदक नामक ग्रंथ है। नामक ग्रंथ में ऐश्वर्यपाल महाराज का उल्लेख मिलता है और वे अपने को इक्ष्वाक वंशी शासक को, किसके क्या मानते हैं अपने आप को? इक्ष्वाक वंशी शासक, अपने आप को इक्ष्वाक वंशी या सूर्यवंशी और समुद्रगुप्त का वंशज मानते हैं। अपने आप को इक्ष्वाक वंशी या सूर्यवंशी, समुद्रगुप्त का वंशज मानते। देखिए जो इक्ष्वाक वंशी, सूर्यवंशी, भगवान राम भी इसी से संबंधित थे। इसी वंश से भगवान राम का भी संबंध था, उनको भी सूर्यवंशी, इक्ष्वाक वंशी कहा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, सिरपुर है। सिरपुर का लेख। अब जो ये सिरपुर का लेख है, इससे क्या हमको जानकारी मिलती है कि यह चंद्रवंशी शासक थे। कैसे थे? अभी हमने बताया था ना शुरुआत में कि पूछा गया था क्वेश्चन, इस लेख में क्या है? चंद्रगुप्त नामक लेख में चंद्रगुप्त नामक चंद्रवंशी क्षत्रिय, ठीक, इसको क्या कहते हैं? चंद्रवंशी क्षत्रिय। आप देखिए वहां हमने क्या देखा? सूर्यवंशी, यहां हमने क्या देखा? चंद्रवंशी कहा गया, ठीक। और इसकी जो तारतम्यता या इसकी जो माना गया किसके विषय में? चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में। किसके विषय में? चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में। और जो चौथा उदाहरण हमको मिलता है वह देखिए कि इनका लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध था। चौथी चीज जो बताते हैं, इनके क्षत्रिय होने का प्रमाण देते हैं कि इनका लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध था। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चौथा जो साक्ष्य है, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध, किससे विवाह होता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। तो ये चार साक्ष्य हमने देखा कि सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजुमदार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने बताया कि यह क्या थे? क्षत्रिय थे। इसके लिए इन्होंने कुछ प्रमाण दिए, कुछ उधर से पंचोप बिहार की दरभंगा से हमको एक लेख मिला जिसके अनुसार हमको क्या जानकारी मिली कि ये अर्जुन पांडव के वंशज स्वयं को बताते हैं और शैव मतों में। दूसरी चीज, जावा से तांत्रिक कामांदक एक हमको ग्रंथ मिलता है, उसमें ऐश्वर्यपाल नामक एक इक्ष्वाक वंशी सूर्यवंशी शासक को लेख है जो अपने आप को किसका वंशज बताता है? समुद्र गुप्त का समझते थे। फिर उसके बाद सिरपुर नामक एक लेख में हमको चंद्रगुप्त नामक राजा मिलता है जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय, अपने आप को क्या बताता है? चंद्रवंशी क्षत्रिय बताता है और इस आधार पर अपने ये इनको क्षत्रिय मानते हो। चौथा उदाहरण हमने बताया आपको जो सब। उसके बाद ये है लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध किसका होता? चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी से वैवाहिक संबंध होता। तो ये इतना मत देते हैं और इतने उदाहरण हमको मिलते हैं कि यह क्षत्रिय थे। ठीक समझ में आया? एक बार फिर से हम आपको दोबारा, सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजुमदार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने माना कि विशुद्ध रूप से क्षत्रिय। समझिए। उसके बाद पंचोप बिहार दरभंगा से एक लेख मिला है, वे अपने आप को अर्जुन पांडव का वंशज बताते हैं और तो अर्जुन पांडव का वंशज बताते हैं। अर्जुन पांडव जो थे क्या थे? क्षत्रिय थे। इस आधार पर ये भी क्षत्रिय। दूसरा, जावा से प्राप्त तांत्रिक कामांदक एक ग्रंथ है, उसके अनुसार यह क्या है?
अपने आप को इक्ष्वाक वंशी, सूर्यवंशी, क्षत्रिय बताते हैं और समुद्रगुप्त का वंशज बताते हैं। ये भी प्रमाणित करता है कि एक क्षत्रिय थे। उसके बाद उदाहरण है सिरपुर का लेख। हमको सिरपुर नामक स्थान से एक लेख मिलता है जिसमें चंद्रगुप्त को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है और इसकी जो हम समता देखते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम से, और जो चौथा हमको उदाहरण मिलता है लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने का सबसे सही तरीका है किसका, आप उसे वीडियो रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। ठीक, समझ में आ गया इतना। तब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, इनकी समीक्षा करेंगे। तो देखिए अब कैसे मान ले कि जो इन्होंने बताया वह सारी चीजें सत्य है। समीक्षा जब करते हैं हम, समीक्षा, ठीक, पहली चीज इन्होंने क्या बताया कि जो पंचोप बिहार से हमको दरभंगा जिले से एक लेख मिला, उसमें अपने आप को क्या है अर्जुन का, ठीक, अर्जुन पांडव को वंशज। लेकिन सोचिए कि इतने महान महान शासक होने के बाद भी पंचोप बिहार से जो हमको लेख मिला उसमें किसी भी गुप्तवंशी शासक का उल्लेख नहीं है, किसी के नाम का उल्लेख नहीं, ना ही समुद्रगुप्त का, ना ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, किसी का भी कोई उल्लेख नहीं है। इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें संशय होता है कि क्षत्रिय नहीं। अब दूसरा जो जावा से प्राप्त तांत्रिक कामांदक ग्रंथ है, ठीक, इसमें क्या है, ये अपने आप को ईश्वरपाल जो, लेकिन जावा का जो तांत्रिक कामांदक ग्रंथ है मध्यकालीन रचना है। कैसी रचना है, मध्यकालीन रचना है। अब इसको हम उतना प्रमाणित नहीं मान सकते, इनसे संबंधित नहीं। तीसरा है सिरपुर का लेख, इसमें जो अपने आप को यह चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं, इसमें भी क्या है संशय की स्थिति है। उसके बाद है चौथा जो इनका उदाहरण मिला, जो इनका वैवाहिक लिच्छवियों से संबंध था, तो लिच्छवियों को हम क्षत्रिय मानने में भी संदेह है, तो उस आधार पर इनको हम क्षत्रिय नहीं मान सकते। तो विद्वानों ने जो मत दिया है उसकी समीक्षा करने पर यह भी हमको नहीं स्पष्ट होता कि यह क्षत्रिय थे। अब इसके बाद है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, चौथा और अंतिम, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में हमने देखा कि उन्होंने जोर देके इनको ब्राह्मण पे ज्यादा जोर दिया कि ये ब्राह्मण थे। लेकिन अभी तक के कंपटीशन में ये बहुत विवादित क्वेश्चन है। ज्यादातर जो अभी तक माना गया है इनको वैश्य माना गया है। क्या माना गया है, अंतिम सार जान लीजिए कि इनको गुप्तों को वैश्य माना गया है और ज्यादातर इनका वैश्य को ही आयोग भी मानता है। ठीक, इतना आप जानते रहिए। अब हम देखेंगे ब्राह्मण उत्पत्ति, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में जो सबसे ज्यादा और सटीक हमको उदाहरण लगा पूना का ताम्रपत्र, नाम सुना होगा, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता को धारण गोत्र बताया गया है। धारण गोत्र का बताया गया है। तो देखिए जो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र मिलता है उसमें इन्हें क्या है धारण गोत्र का बताया गया है। और धारण गोत्र यह इनका नहीं था, ध्यान दीजिए, ना ही इनके पति का रुद्रसेन द्वितीय का था, जो कि इनका विवाह वाकाटक वंश में हुआ था। वो क्या था, एक ब्राह्मण वंश था। ये धारण गोत्र इनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का था। इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का था। बताया गया है यह गोत्र इनके पिता का था। किसका था, इनके पिता का था। इनके पति रुद्रसेन, नाम लिख जान लीजिए दोबारा, रुद्रसेन द्वितीय का गोत्र विष्णु वृद्ध गोत्र था। क्या गोत्र था, विष्णु वृद्ध गोत्र था। तो देखिए अब इनका धारण गोत्र था, इनके पति का गोत्र क्या था, विष्णु वृद्ध गोत्र था। तो एक राइटर हेमचंद राय चौधरी, यस्सी चौधरी या हेमचंद राय चौधरी, दोनों एक है, ठीक, हेमचंद्र राय चौधरी महोदय ने इसी धारण गोत्र को क्या कहा,
उन्होंने कहा जो यही धारण गोत्र है वह माल विकाग्नि, कालिदास की रचना, कालिदास की माल विकाग्नि, माल विकाग्नि मित्र के नायक सुन शासक अग्निमित्र, माल विकाग्नि मित्र के अग्निमित्र की प्रधान महिषी, मतलब प्रधान रानी, ठीक, प्रधान महिषी धारणी। उन्होंने क्या कहा कि जो धारण गोत्र है यही अग्निमित्र की प्रधान महिषी धारणी से है, जो कि ब्राह्मण थे। इस प्रकार धारणी से संबंध बताया और इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो गुप्त थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने किस आधार पर कहा, इसी आधार पर कहा कि गुप्त जो थे वह ब्राह्मण थे, वो किसी भी तरीके से दूसरी जात नहीं थे। इन्होंने इसी धारण को क्या है अपने साक्ष्य के लिए उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया। अब दूसरा हम दो ही उदाहरण देखे। दूसरा क्या है, एक वंश का नाम आपने सुना होगा, कदम वंश। कदम वंशी राजा हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है कदम वंशी राजा, कदम वंशी राजा काकुस्थ वर्मा, काकुस्थ वर्मा। अब जो कदम वंशी राजा हैं काकुस्थ वर्मा का एक हमको अभिलेख मिला है कि ताल गुंड मैसूर, तालगुंड मैसूर से क्या है एक हमको लेख मिला है, से पता चलता है, लेख से क्या है, से पता चलता है कि अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, अपनी पुत्री का विवाह गुप्त शासक से करता। किससे करता है, गुप्त शासक के साथ करता है। अब देखिए, अब इससे क्या हमको जानकारी मिली कि वह अपनी पुत्री का विवाह गुप्त शासक के साथ करता है। इस आधार पर भी साबित होता है कि वह गुप्त को क्या थे, ब्राह्मण थे। क्यों, क्योंकि कदम क्या थे, मानव गोत्री ब्राह्मण थे। क्या थे, मानव गोत्री ब्राह्मण थे। कैसे थे, मानव गोत्री ब्राह्मण थे। कौन, यही कदम जो कदम वंशी शासक थे, मानव गोत्री ब्राह्मण थे। और किनके वंशज थे, मयूर शर्मा। इस वंश का संस्थापक कौन था, मयूर शर्मा के वंशज। अब सोचिए, मयूर शर्मा के जो वंशज थे मानव गोत्री ब्राह्मण थे और अपने आप को क्या है ये हरित वंशी भी कहते। कौन, कदम वंशी। अब इतने, क्योंकि कहा जाता है जिस प्रकार कौटिल्य को अपने गोत्र पर गर्व था उसी प्रकार कदम्बों को भी अपने गोत्र पर गर्व था। यह कभी अपने से नीचे वर्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते। इस आधार पर भी माना गया है कि यह क्या थे, ब्राह्मण थे। अपने नीचे से, अगर यह अपने नीचे से विवाह करते तो किस विवाह की श्रेणी में आ जाता, प्रतिलोम। इतना लिख लीजिए। फिर देखिए, इतना पहले एक बार हम फिर दोबारा रिकॉल करते, समझ लीजिए। जिसे उसके बाद फिर जैसे हमको पहले उदाहरण क्या मिला, प्रभावती गुप्ता का तूना ताम्रपत्र। इसमें प्रभावती गुप्ता को धारण गोत्र का कहा गया और ये इनके पिता का था, ठीक। अब इसी धारण गोत्र को हेमचंद राय चौधरी ने क्या कहा, अग्निमित्र की प्रधान महिषी का। इस आधार पर इनको ब्राह्मण सिद्ध किया। दूसरा हमने क्या आपको बताया कि कदम वंशी राजा काकुस्थ वर्मा ने कि तालगुंड का जो उनका एक अभिलेख मिला है, लेख मिला मैसूर से, जो कि कर्नाटक में इस समय अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्तों के साथ किया था, ठीक। अब इस आधार पर क्योंकि यह ब्राह्मण थे, अपनी पुत्री का विवाह अगर क्षत्रिय वर्ण में करते या शूद्र वर्ण में करते, वैश्य वर्ण में करते तो किस श्रेणी में आ जाता, प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आ जाता। तो जो ये मयूर शर्मा के वंशज थे यह कभी ऐसे विवाह को मान्यता नहीं देते। इतना समझ में आया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे थोड़ा हम बता दें। क्लियर हुआ। देखिए, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब जो मयूर शर्मा है ये
कौटिल्य के तरीके अपने वंश क्या है। और दूसरी चीज जो कदम वंशी वाकाटकों के साथ और गंगों के साथ थे। वाकाटक और गंग दो ऐसे वंश थे जो कि ब्राह्मण वंश थे, उनके साथ कदम्बों का क्या था, वैवाहिक संबंध। अब इसे प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में देखिए, प्रतिलोम जान लीजिए पहले विवाह क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह एक शब्द हमने क्या कहा, प्रतिलोम विवाह। अगर यह गुप्त ब्राह्मण नहीं होते तो क्या है, जो कदम्बों ने अपनी पुत्री का विवाह किया किस श्रेणी में आ जाता, प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आ जाता। तो क्या है, उस समय जो कट्टर ब्राह्मण थे ये कभी नहीं मानते कि उनकी पुत्री का विवाह प्रतिलोम हो, जो कि नियम के विरुद्ध था। उस समय क्या था, प्रतिलोम विवाह को कैसा माना जाता था, निंदनीय। तो पहले जान लीजिए प्रतिलोम विवाह क्या है। और देखिए दो होता है, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। ठीक, दोनों जान लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अब आ गया है। तो प्रतिलोम विवाह क्या था, जिसमें उच्च वर्ण का, सीधे शब्दों में जिसमें उच्च वर्ण की कन्या, उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ। अब अनुलोम विवाह का क्या था, जस्ट जान लीजिए अपोजिट इसका, उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह या वर का विवाह, दोनों शब्द देखिए। ठीक, पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की कन्या के साथ, की कन्या के साथ। अब दोनों बताने का हमारा उद्देश्य क्या था, अक्सर यह पूछा जाता है। ठीक, दोनों साथ। इसमें हम क्या देखते हैं, प्रथम में उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के वर के साथ या पुरुष के साथ विवाह। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे ब्राह्मण की कन्या हो किसी क्षत्रिय से, किसी वैश्य के, किसी शूद्र के साथ उसका विवाह हो जाए। उच्च, अब अनुलोम विवाह में क्या हम देखते हैं, उच्च वर्ण के जो पुरुष है उनका निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह, क्योंकि उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह यह निंदनीय नहीं माना गया था। तो इसमें क्या है, जैसे ब्राह्मण कोई हो, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र किसी की पुत्री के साथ विवाह होगा तो वह क्या है, अनुलोम विवाह। यहाँ क्या है, इस प्रतिलोम विवाह में क्या है, किसी क्षत्रिय पुरुष का किसी ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह, किसी वैश्य का किसी शूद्र, यानी कि उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण का वर, यह पुरुष, इसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण का की कन्या। तो यह अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह। तो क्या है, कदम क्या है, कभी प्रतिलोम विवाह नहीं करते। इस आधार पर भी उन्होंने माना कि यह क्या थे, ब्राह्मण थे। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब ये हम चारों मत देख लिए। चारों मतों में हम देखते हैं तो सब विद्वान जितने ज्यादातर अपने अपने आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि यह शूद्र थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। लेकिन क्या है, यह विवाद का प्रश्न है और बहुत सी ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमको साक्ष्य मिलता है वह क्या है, वह है वैश्य का। और कंपटीशन में भी जो पूछे गए हैं ज्यादातर वैश्य ही इनको माना गया। तो यह क्या है, आपका गुप्त वंश की उत्पत्ति आज समाप्त हुआ। इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो आप इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिए, पूरा देखिए, वीडियो आप पूरा देखिए। आप सोचें कि जब तक एक बार दो बार इसको देखेंगे, अपने आप जिस आधार पर बताया गया आपको फिर बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार देख लें और मेरी गारंटी परीक्षा में तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब लेकिन आप सोचिए कि जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिए, समझ में, जब तक आप पूरी तरह से वीडियो नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए, हमने कहा था कि क्वेश्चन देना, 2-3 बार से हम क्वेश्चन नहीं दे रहे थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ ग्रंथ है उनके नाम आपको बताना है। ठीक, जैसे मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक, इसके रचनाकार आपको बताना है। उसके बाद मृछ, नहीं ये भी अभी इसके पहले इसमें हो गया था। मुद्रा राक्षस, बाल रामायण, एक बार इसको पूछे थे, दोबारा पूछ रहे हैं। ठीक, उसके बाद आसान एकदम पूछे, रामायण और रामचरितमानस और रामचरित
मानस। एकदम आपसे आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसको कि आप आसानी से बता रहे। अभी देखिए जो क्वेश्चन पूछने का हमारा लेवल है, हम सोच रहे हैं कि एकदम छोटे स्तर से ही क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद कुमार संभव, कुमार सब पढ़ा है, कोई ऐसी नहीं है जिसको हम कुमार संभव। उसके बाद एक और ग्रंथ है, दोनों एक ही राइटर का हिंट दे रहे हैं, मेघदूत। इनको आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। समझ में आया? तो ये क्या है, गुप्त वंश की उत्पत्ति आपका समाप्त हो गया है। इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता देना। हम दूसरा वीडियो शुरू करेंगे, एक बार 5 मिनट उसको 2 मिनट में उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक। क्योंकि देखिए पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको समझ में आए और आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन लेवल पर जाएं बैठे तो कम से कम हमारा पढ़ाई आपको समझ में आए तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ मेहनत किया, बच्चे ने उसको क्या है ग्रहण किया, ठीक। अब इसके बाद धन्यवाद, आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।